बात करेंगे इस बुलेटिन में रूस यूक्रेन को लेकर, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और हर दिन नए आयाम पर यह युद्ध पहुंचता नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां समंदर में रूस का बारूदी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ये बड़ी खबर है, समंदर में रूस की वॉर ड्रिल 5 दिन चली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो नए आयाम पर पहुंचता नजर आ रहा है। जुलाई स्टॉर्म नाम से वॉर एक्सरसाइज जो है वो की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समंदर में रूस का बारूदी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। समंदर में रूस की वॉर ड्रिल 5 दिन चली है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई। आर्कटिक, बैरेटन्स और बाल्टिक में ये प्रदर्शन चला। जुलाई स्टॉर्म नाम से वॉर एक्सरसाइज जो है वो की गई है रूस के द्वारा। तो बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। समंदर में रूस का बारूदी शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। रूस जो है वो लगातार हमले यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आर्कटिक और बैरेंटस बाल्टिक में वॉर ड्रिल जो है वो रूस के द्वारा चली है। जुलाई स्टॉर्म नाम से ये वॉर ड्रिल की गई है। तो रूस जो है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहा है। रूस ने साफ भी कर दिया है कि जब तक वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नेवी परेड में शामिल हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन। जुलाई स्टॉर्म युद्ध अभ्यास की निगरानी की है। आर्कटिक प्रशांत तक उन्होंने नेवी की तैयारी देखी है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। जुलाई स्टॉर्म नाम से युद्ध अभ्यास उन्होंने देखा। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नेवी परेड में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है। जुलाई स्टॉर्म युद्ध अभ्यास की निगरानी भी उन्होंने की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जुलाई स्टॉर्म युद्ध अभ्यास की निगरानी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा की गई और पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि वो जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेंगे, सेना जब तक अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेगी तब तक पीछे नहीं हटेगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो नेवी परेड में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो और भी ज्यादा विध्वंसक होती चली जा रही है। जहां एक समय पर यह कहा जा रहा था कि जंग अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जिस तरीके से रूस के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों को देखने के बाद साफ तौर पर यह लगता है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। समंदर से रूस की बड़े युद्ध की तैयारी है, उसको लेकर कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा दे। जहां समंदर में रूस का बारूदी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और समंदर में रूस की वॉर ड्रिल 5 दिन चली है। आर्कटिक, बैरेंट्स और बाल्टिक में वॉर ड्रिल चली है और जुलाई स्टॉर्म नाम से वॉर एक्सरसाइज की गई है रूस के द्वारा। नेवी परेड में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन और सबसे बड़ी वॉर ड्रिल में पुतिन शामिल हुए। जुलाई स्टॉर्म युद्ध अभ्यास की निगरानी जो है वो पुतिन के द्वारा की गई है। आर्कटिक प्रशांत तक उन्होंने नेवी की तैयारी को देखा है, समझा है और कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर मोइसेव के नेतृत्व में ड्रिल को किया गया है। नाटो से मिल रही चुनौती के बीच नेवी की जो है ये पूरी ड्रिल उन्होंने देखी है। नेवी को रेडी उन्होंने किया है। यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जंग का ये पूरा प्लान है। नाटो ने नाराजगी जाहिर की, नाटो ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन जो है वो लगातार जो है युद्ध करते नजर आ रहे हैं और लगातार वो मजबूत खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से पुतिन को, रूस को अमेरिका ने चेतावनी दी, ट्रंप ने चेतावनी दी, लेकिन उस चेतावनी को भी पुतिन ने नजरअंदाज किया। और जिस तरीके से उनके हमले यूक्रेन के ऊपर पहले जारी थे, वैसे ही हमले अभी भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। और क्या यूं कहें कि हमले अब और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। और एक बड़ा डेवलपमेंट तब भी देखने को मिला था जब अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी थी। उस चेतावनी के तुरंत बाद जो है रूस ने बड़े हमले यूक्रेन के ऊपर किए थे, बड़े मिसाइल हमले जो है वो यूक्रेन के ऊपर किए थे। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया रूस ने कि आप चाहे कितना भी दबाव बना ले, हम दबाव में नहीं आएंगे और चाहे कितने भी हमें आंख दिखा ले, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जो हमारे तय किए हुए
फैसले हैं, जब तक उनको हम हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक हम युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने पहले ये साफ कर दिया है कि आर्मी ने जो अपना प्लान तैयार किया है और जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं, जब तक वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेती तब तक वो नहीं रुकेगी और ना ही पीछे हटेगी। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं संजय जी आपसे करना चाहूंगा। संजय जी, जिस तरीके से लगातार हम ये युद्ध देख रहे हैं और ये युद्ध एक नए आयाम पर पहुंच रहा है, तमाम चुनौतियां जो है पुतिन के सामने आ रही हैं और पुतिन को बार बार रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। नाटो ने भी आग दिखाई, लेकिन पुतिन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अब जिस तरीके से पूरी की पूरी वॉर एक्सरसाइज 5 दिनों तक की गई समंदर में। जी, रूस जो है वो जब तक उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं कर लेता वो नहीं रुकेगा। और उसमें स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सबसे पहला ये है कि वो चाहता था कि यूक्रेन जो है नाटो अलायंस को ज्वाइन नहीं करे, जबकि अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन नाटो अलायंस को ज्वाइन करे। उसकी वजह ये थी कि रशिया को ये महसूस होने लग गया था कि धीरे धीरे जो है नाटो के देश जो हैं, अलायंस के देश, वो चारों तरफ से रशिया को घेरना शुरू कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल रशिया के साथ लगता है, तकरीबन 1000 किलोमीटर का उनका एरिया बॉर्डर जो है एक साथ है, तो इसलिए अगर यूक्रेन नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लेता तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तो इस वजह से ये 2022 में जो है ये जंग छिड़ी कि यूक्रेन को रोका जाए कि वो नाटो अलायंस को ज्वाइन नहीं करे। दूसरा, जब 2014 में जो क्रिमियन पेनिनसुला है उसके ऊपर जब रशिया ने कैप्चर किया था, तो उसमें 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रशिया, जबकि उसके ऊपर फुल कंट्रोल नहीं है, पर वो इन एरियाज को रशिया का एरिया मानता है। और उसमें जो एरियाज हैं वो हैं डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सन, और एक और एरिया है वो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जहन में नहीं आ रहा है। तो ये 4 एरिया जो हैं वो रशिया जो है अपने एरिया मानता है और उसी के ऊपर अब इस लड़ाई में फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा यह है कि जो भी यूक्रेन के अंदर जहां पे बहुत कोल के, नेचुरल गैस के, लिथियम के और अदर जो दूसरे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, उन एरिया को रशिया अपने कब्जे में करना चाह रहा है। क्योंकि अमेरिका भी इसके ऊपर नजर बना के रखा हुआ था, क्योंकि अगर ये चाहे वो रशिया के पास आ जाए, चाहे वो अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलके इन एरियाज के ऊपर, इनके अंदर जो भी मिनरल खाद्य पदार्थ हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल रिजर्व्स हैं, अगर जिस देश के पास वो जो है उनके लिए ये काफी संपन्न होने के लिए। बिल्कुल। और संजय जी, ये भी माना जाए कि रूस ने जो अपने टारगेट रखे हुए हैं, जब तक उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेता वो पीछे नहीं हटेगा, ये उसने स्पष्ट कर दिया है। संजीव जी हमारे साथ आ गए हैं, संजीव जी का रुख करते हैं एक बार। संजीव जी, जिस तरीके से जुलाई स्टॉर्म नाम से ये पूरा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, इस युद्ध अभ्यास को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक वैश्विक कूटनीति या फिर शक्ति प्रदर्शन के रूप में? देखिए, ये एक शक्ति प्रदर्शन ही है जी। और ये अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बनाने की जो कोशिशें हैं वो दोनों ही पक्षों की तरफ से समय समय पर की जाती हैं जी। और जाहिर है कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये वास्तविक रूप से अगर देखें, इसका जो मूल स्वरूप ये है कि ये एक महाशक्तियों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। और महाशक्तियां जो है एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए जाहिर है कि इस तरीके की एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही हैं। और यहाँ तक कि जो नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकियां देना, न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई, रशिया के द्वारा भी की गई, अमेरिका नाटो के द्वारा भी की गई। और यूक्रेन की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो जाहिर है कि अभी चूंकि ये महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, तो ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि रशिया
के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत बड़ी हैं। वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करने के उद्देश्य से और उस महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, और यूक्रेन पर जो किया गया हमला था वो नाटो को चैलेंज करने के लिए किया गया था, और नाटो ने इसे अपने लिए एक चुनौती के तौर पर लिया, और नाटो भी लगातार रशिया और इस यूक्रेन को लगातार उसने मदद दी ताकि रशिया को वो उसके मंसूबों पर लगाम लगा सके। तो ये पूरा जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जैसा कि मैंने कहा, और ये लंबे समय तक इसके चलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक इतना जल्दी अभी ये शांत नहीं होने जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर प्रयास किए गए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, लेकिन उन प्रयासों को अभी जो है सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं रशिया की बड़ी है, और ये जो पूरा जो दोनों पक्षों के बीच में जो मिसट्रस्ट है, जो एक विश्वास का जो संकट है वो बहुत गहरा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये युद्ध अभी और चलेगा, लंबा चलेगा, और ये जो जिस तरीके की तैयारियां रशिया की तरफ से दिखाई जा रही है, और जाहिर है कि अमेरिका और नाटो भी इस तरीके की तैयारियां करते हैं, तो ये जो पूरी स्थिति है ये लंबे समय तक इस युद्ध के चलने के संकेत देती है, और ये एक नए शीत युद्ध की तरफ विश्व बढ़ रहा है इसके भी संकेत देती है। वर्तमान समय में विश्व में ध्रुवीकरण लगातार गहरा होता जा रहा है। बिल्कुल, एक तरफ जहां चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विश्व में लगातार युद्ध जैसी स्थिति जगह जगह पर बनती नजर आ रही है, और फिलहाल जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करें वो भी रुकता नजर नहीं आ रहा। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, इसे आप केवल ये समझते हैं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, या एक कूटनीतिक जवाब इसे माना जाए? क्योंकि रूस के ऊपर लगातार नाटो भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका ने भी जिस तरीके से आंख दिखाई कि पुतिन जो है वो तैयार हो जाएं कि उनके ऊपर बड़े बड़े जो है टैरिफ लगाए जाएंगे, कई जगहों से बैन किया जाएगा। मैं इसमें दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से और स्पेशली लास्ट 15 दिन में जो है रूस ने बहुत जबरदस्त अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और सिर्फ वो एरियल अटैक नहीं कर रहा, उसकी जो जमीनी फौज है जिसमें इन्फेंट्री शामिल है और टैंक शामिल हैं, आर्टिलरी शामिल है, वो सब भी जो है ग्राउंड पे थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले इस हिसाब से जो है रशिया नहीं बढ़ रहा था, पर वो अब कोशिश कर रहा है कि जितना से जितना जल्दी आगे यूक्रेन में घुस के जो उसने सोचे हुए हैं अपने दिमाग में कि ये इलाके पुतिन साहब ने सोचे हुए हैं उनके ऊपर वो अपना कब्जा कर ले, वो अब कोशिश कर रहा है। और कोशिश इस वजह से क्योंकि एक तो अल्टीमेटम लगाया हुआ है ट्रंप ने 50 दिन का, तो रशिया उस अल्टीमेटम में जो मेरी समझ कहती है वो उसमें फंसना नहीं चाहता है कि उससे पहले जितना एरिया कैप्चर कर ले, क्योंकि देखिए रशिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस पहले के लगे हुए हैं, और अगर ये एडिशनल सैंक्शंस लग जाए, अब ट्रंप साहब ने कहा है कि जो भी देश रशिया से तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर जो है वो और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। तो इस वजह से रशिया की कोशिश यही है। दूसरा, जो ये युद्ध अभ्यास हुआ है ये एक पॉस्चरिंग है, एक पॉस्चरिंग है दिखाने के लिए कि हम सिर्फ हमारे जो फौज है सिर्फ वही तैयार नहीं है, पर हमारी जो नेवी है वो भी तैयार है, और इसमें हम अगर जरूरत पड़ी तो इसमें हमारे जो न्यूक्लियर वेपनाइज्ड वॉरशिप्स हैं और सबमरीन्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आर्टिक का रीजन जो है वो बहुत ही अहम है। अभी तक बहुत ज़्यादा देशों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, पर ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल जो खाद्य पदार्थ हैं, मतलब खाद्य पदार्थ तो नहीं, जो मिनरल्स बोलेंगे, नेचुरल गैस बोलेंगे, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, और अभी तक ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड था उस हिसाब से जो अब सोचा जा रहा है। तो इस एरिया में रशिया ऑलरेडी घुसा हुआ था, और चाइना भी जो है वो अपना धीरे धीरे उस एरिया में जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है 10-15 दिन पहले ट्रंप साहब ने आर्कटिक रीजन में अपना एक्सप्लोरेशन करने के लिए कम से कम $5 बिलियन जो है उन्होंने सैंक्शन किए हैं। तो रशिया ये नहीं चाहता है कि अमेरिका आर्कटिक रीजन में जो है घुस के वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए अब पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे भी देखें तो ये लैंड की वॉरफेयर अब बहुत
कम हो गई है, सिर्फ वहां हो रही है जहां पे जरूरत है, जैसे रशिया को जरूरत है। बिल्कुल संजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब लड़ाई जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर आ चुकी है और यही स्थितियां हमें बलूचिस्तान में भी देखने को मिलती हैं। बलूचिस्तान कितनी भी आज़ादी को लेकर बात करे, लेकिन पाकिस्तान उसको इसी वजह से नहीं छोड़ता क्योंकि वहां पे जो रिच मिनरल्स है वो पाकिस्तान यूज कर सके। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां रूस की पनडुब्बी से पश्चिम में खौफ देखने को मिला है। फ्रांस ने रूसी पनडुब्बी को राक्षस कहा है। आर्कटिक में तैनात है ये रूस की सबमरीन और हाल ही में लॉन्च हुई थी पनडुब्बी ओजर्स्की। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से इस पनडुब्बी की तैनाती की गई है, इस तैनाती से डर जो है वो देखने को मिल रहा है। रूस की पनडुब्बी से पश्चिम में खौफ देखने को मिला और हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से मैंने पहले सवाल किया उसी सवाल को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊंगा कि जहां हम जिक्र कर रहे थे कि एक संदेश देने का प्रयास ये कर रहा है रूस। क्या रूस ने जानबूझ के ऐसा समय चुना कि वो एक बड़ा संदेश जो है नाटो को भी दे सके, जहां नाटो ने जब हस्तक्षेप किया था? तो जी, ये एक पॉस्चरिंग है, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया। और ये जो शक्ति का प्रदर्शन है, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को सशक्त और मजबूत दिखाने की जो कोशिश है। और जहां तक रशिया की बात है, तो रशिया अपने जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट के अभ्यास को करके वो अपने प्रदर्शन को तो अपनी शक्ति को तो दिखा ही रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि रशिया समय समय पर एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां इत्यादि भी देता है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि रशिया इस बात को जानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के राष्ट्रों की जो कंबाइंड कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है, वो उसकी तुलना में रशिया की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट कम है। और वो जो एक गैप है पावर का, उसको कवर अप करने के लिए रशिया समय समय पर अपने एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां दे डालता है कि आप हमें कमजोर न समझना, नहीं तो हम इस तरह के वेपन का इस्तेमाल कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पॉस्चरिंग है रशिया पहले भी करता रहा है, आज भी इस ड्रिल के माध्यम से कर रहा है। और अब तो रशिया ने इस बात का एहसास कर लिया है कि वो युद्ध अकेले नहीं जीत सकता। तो ऐसे में वो ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ अपने संबंधों को भी और प्रगाढ़ और मजबूत बनाने की, दिखाने की, और उस दिशा में भी वो कदम बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया के तो सैनिकों का भी इस्तेमाल कर रहा है, ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो पूरी जो रशिया के अंदर जो परिवर्तन ये आए हैं कि रशिया को इस 3.5 वर्षों के युद्ध में हैवी लॉसेस हुए हैं, उसको अपने बड़ी संख्या में मिलिट्री पर्सनल्स को भी गंवाना पड़ा है और डिफेंस इक्विपमेंट्स भी अब कमी उसकी पड़ रही है। तो ऐसे में रशिया अब अलायंसेस और पार्टनरशिप्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं इस जगह पे ये कहना अवश्य चाहूंगा कि जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला करने का जो एक स्टेप उठाया गया, वो उस स्टेप से वो बच सकते थे। उन्होंने ये हमला जाहिर है कि नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर कि नेटो को एक्सपेंड नहीं होने देंगे किया। लेकिन ये जो नेटो जब 1949 में बना था, तो उस समय तत्कालीन सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट बनाया था। और आज जब रशिया अलायंसेस और पार्टनरशिप से बढ़ने के लिए मजबूर हो रहा है, तो ये कदम रशिया डे 1 से उठा सकता था। उस समय ही वो अलायंसेस पार्टनरशिप्स के माध्यम से नेटो को बैलेंस करने की कोशिश कर सकता था। यूक्रेन पे आखिर हमला करने की क्या जरूरत थी? और उससे रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं, यूक्रेन तो खैर तबाही हो गया है। तो ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि उसमें बुद्धिमत्ता का लोप हो जाता है और ऐसे में बड़ी तबाही और बर्बादी का बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी आपने। महत्वाकांक्षा जो है जब हावी होती है तो बड़ी तबाही देखने को मिलती है और वही तबाही इस वक्त हमें यूक्रेन में देखने को मिल रही है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दोनों बने रहें। एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। नाटो देशों पर रूसी हमले की आशंका है, जहां लिथुआनिया, पोलैंड पर रूसी अटैक संभव है और सुवाल्की पर हमले के बाद पोलैंड पर प्रहार हो सकता है और कैलिनिनग्राद में रूस कर सकता है हमला। यूरोपीय मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से जो है रूस ये हमले कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है यूरोपीय मीडिया के हवाले से, इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां नाटो देशों पर रूसी हमले की आशंका जताई जा रही है। तो संजय जी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। संजय जी, जिस तरीके से अगर हमलों को लेकर जिक्र किया जाए, क्या आपको लगता है कि रूस इतना बड़ा कदम उठा सकता है, नाटो देशों के ऊपर हमले कर सकता है?
मुझे नहीं लगता जी। देखिए, जब जब तक उसको ये महसूस है कि कोई भी नाटो देश या अमेरिका जी। डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब तक वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि जी। उसको पता है अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो जितना नाटो अलायंस है वो सबके सब जो है वापस जवाबी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका भी वो डायरेक्टली लड़ाई में नहीं घुस रहा है, जबकि वो यूक्रेन को आर्म्स, एम्युनिशन और पैट्रियोटिक मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है, पर वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है। उसने कहा है कि भाई जो जो यूरोपियन देश हैं जो नाटो अलायंस के हैं, वो अमेरिका से ये सब सामान खरीद के फौज का वो सप्लाई करें। तो ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भी इसके अंदर जो है डायरेक्टली नहीं घुस रहा है, और ना ही कोई नाटो का देश जो है डायरेक्टली कोई कार्रवाई करेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक रशिया कोई कार्रवाई नहीं करेगा नाटो देशों के ऊपर। जी, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया आपके नाटो के ऊपर हमले, नाटो देशों के ऊपर हमले जो है वो रूस नहीं करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों बने रहे मेरे साथ, जहां रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन सैन्य डिपो पर हवाई हमला किया गया है और यूक्रेन के कई इलाकों में बड़े हमले किए गए हैं। रूसी सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस का कब्जा जो है वो हुआ है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, यूक्रेन के शहरों पर कब्जे कर रही है और लगातार ये हमले जो हैं बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और संजीव जी मैं आपका रुख करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार ये हमले इस वक्त बढ़ते नजर आ रहे हैं, इन बढ़ते हमलों को लेकर क्या देखा जाए कि यहाँ पर यूक्रेन जो है वो कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जो हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को मिल रही थी वो सप्लाई भी रुकी थी बीच में, अमेरिका ने हथियार भेजना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर से अमेरिका ने कुछ हथियार जो है वो यूक्रेन को फिर से भेजे। मूल रूप से अमेरिका और नेटो की पराजय मानी जाएगी जी। और रशिया की इसमें अगर विजय होती है तो फिर रशिया जाहिर है कि वो यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन के बाद अन्य जो राष्ट्रों को धमकियां दे रहा है कि लिथुआनिया में हमला कर देंगे, जॉर्जिया, मोल्दोवा और पुराने जो सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक्स थे उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो इस तरीके, और उसी देखिए रशिया के थ्रेट्स की वजह से आज फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो राष्ट्र हैं जो कभी न्यूट्रलिटी की नीति पर चला करते थे, उन्होंने नेटो का अम्ब्रेला ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने अपनी जो एक तटस्थता वाली नीति त्याग करके नेटो के छतरे के नीचे आ गए हैं। और इसी तरीके की जो आशंकाएं हैं वो जाहिर है कि रशिया की तरफ से चूंकि लगातार धमकियां दी जाती हैं, इस वजह से नेटो के अंदर भी हैं। तो नेटो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, और जो है कुछ नेटो में अमेरिका उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि रशिया की इस युद्ध में विजय हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमला है ये नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर ही किया गया था। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मनोवरिंग के तहत यूक्रेन और रशिया के युद्ध को सीज फायर कराने के उद्देश्य से कुछ नेटो को सप्लाई अवश्य रोक दी थी, और लेकिन उसका जो कोई सकारात्मक रिस्पांस रशिया की तरफ से नहीं आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने फिर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को रिज्यूम करने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि इस अगर युद्ध में कोई अगर सीज फायर होता है या कोई शांति समझौता होता है तो उसमें विन विन सिचुएशन जब तक नहीं होगी तब तक ये सीज फायर सस्टेनेबल नहीं होगा, कोई पीस डील सस्टेनेबल नहीं हो सकती। अगर किसी राष्ट्र को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी जीत हो गई है, यदि राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी जीत हो गई है और नेटो और अमेरिका और यूक्रेन की हार हो गई है, तो ऐसे में ये कोई सीज फायर सस्टेनेबल नहीं होगा और ये युद्ध लंबा खींचेगा। तो ऐसे में वर्तमान समय में ये देखता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि विश्वास का संकट बहुत ज्यादा है, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और ये राष्ट्र महाशक्तियां अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए और एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध दिखाई देता है। एक लंबा तो ऑलरेडी समय बीत चुका है, 3.5 वर्षों का समय, लेकिन और भी इसमें इसके आगे खींचने की संभावना है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि बहुत ही टैक्टिकल और वो चूंकि खुफिया एजेंसी में रहे हैं और काफी
बारीकियां और यथार्थवादी सोच के साथ वो काम करते हैं, तो उनको ये जो अवसर मिला है बिल्कुल संजीव जी, जाहिर तौर पर काफी हथियारों महत्वपूर्ण आपने ये बात कही और चिंता वाली बात भी आपने कही है, जिस तरीके से कि युद्ध जो है फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आता और आगे आने वाले समय में ये युद्ध और भी ज्यादा खिंचता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि रूस ये युद्ध कहाँ जाकर खत्म करता है और यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जे कर लेता है। फिलहाल